देखिए, हम लोग टेस्ट 78 इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पेपर है ये। ऑलमोस्ट मैंने पूरा पेपर ही लिया है डिस्कशन के लिए, तो काफ़ी अच्छा पेपर है। तो इसमें हम ज़ूलॉजी के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं सिर्फ ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस की आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बहुत बेसिक है लेकिन एनसीईआरटी के बाहर का है, तो हमें इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं है। तो इसलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बैसिलस thuringiensis इज ए बैक्टीरियम ऑफ डर्टी वाटर, एयरबॉर्न, सॉइल। ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स को किल करने वाले एक टॉक्सिन को सिंथेसाइज करना जानता है। तो ये अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है। अब देखिए, जो आयंस कैरियर होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए, आयंस कैरियर प्रोटीन्स हमें याद है बहुत अच्छे से, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन से रिलेटेड हो चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ ड्रॉप ऑफ ईच of the following is placed separately on the 4 slides. Which of them will not coagulate? जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होंगे वो कोगुलेट भी नहीं करेगी। तो देखिए, सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। सीरम किसको बोलते हैं? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ये सीरम कहलाएगा। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, तब इसकी वजह से इसका क्लॉट नहीं होगा। बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, ये क्लॉट नहीं होता है। ब्लड थोरासिक डक्ट से निकालें लिम्फेटिक सिस्टम के तो भी कोगुलेट करेगा, पल्मोनरी वेन से निकालेंगे तो भी कोगुलेट करेगा, ब्लड प्लाज्मा ये भी कोगुलेट करेगा। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू ह्यूमन। देखिए, एवोल्यूशन का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रीसस मंकी, ओरेंगुटैन, गोरिल्ला और लेमर, इसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए, अगर चिंपैंजी होता तो बेस्ट ऑप्शन होता। हमें ये याद रखना है कि चिंपैंजी के बाद अगर ह्यूमन डीएनए कंटेंट करीब करीब 100% अगर रिजेंबल करता है तो वो गोरिल्ला है। तो गोरिल्ला इन सब में क्लोजेस्ट टू मैन कंसीडर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन का है ये। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ईच डॉटर सेल हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये तो बिल्कुल सही है। बी भी करीब करीब ठीक है, तब इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डी इसमें सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अब। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या देखना है हमें? नॉट करेक्टली मैच्ड। लाइपेज हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, बिल्कुल सही है। लाइपेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करते हैं। आइसोमरेज जॉइनिंग ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट एंड मैनेजमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी ठीक है। पॉलीमरेज ये चेन को इलोंगेट करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। डीएनए लाइगेज जॉइंस द डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर बाय कैटेलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब लाइगेज है तो कैटेलाइज क्यों करेगा, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो गलत हो गई, तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर डी। देखिए अब इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, लेंथ ऑफ वन कॉइल ऑफ BDNA। BDNA की एक जो कॉइल है, इसका जो टर्न है, ठीक है, BDNA में ये जो सिंगल कॉइल है, इसका ये जो टर्न है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्न कहलाता है। इस टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, या फिर 34 एंगस्ट्रॉन्ग होता, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए अब। स्पोरीन्स किल्स इंसेक्ट्स बाय इनहिबिटिंग आयन ट्रांसपोर्ट इन। देखिए, जो इंसेक्टिसाइडल केमिकल्स हैं वो स्पोरीन्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोरीन्स हैं ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक बायो इंसेक्टिसाइड है। क्या करता है, आयन ट्रांसपोर्ट को मिडगट में होने से रोक देता है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्पोरीन है ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। और ये मिडगट को अफेक्ट करके इंसेक्ट्स को डेवलप होने से रोक देता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख रहे हैं। एट प्यूबर्टी अ फीमेल हैज़ मोर देन 400,000 इमेच्योर एग सेल्स इन हर ओवरीज। कितना दिया है टोटल? तो देखिए, ये 400,000 इतने इमेच्योर एग्स हैं ओवरीज में। कितने ओवुलेट करेंगे? अगर एक मंथ में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं और 50 ईयर तक रिप्रोडक्टिव लाइफ वो मेंटेन रखती है, इसमें 40 ईयर दिया है, तो 40 हम मान लेते हैं। तो 40 ईयर तक वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव लाइफ कंप्लीट कर रही है। देखिए, राउंड फिगर में ही हो गया करीब करीब। जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से लेकर के 40 ईयर्स तक ये रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन ही 40 ईयर्स है। तो इसमें हमें प्यूबर्टल एज तो हमें देखनी नहीं है। 40 ईयर, तो देखिए आप 40 मल्टीप्लाई बाय 13 ये हो गया। तो ये करीब करीब 520 साइकिल्स हो गए पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, इतने ओवरकम हो गए, ठीक है। तो ये 4 तो कितने परसेंट ये, तो ये 4000 का 520 ये अपन निकाल रहे हैं। 400,000 का 520 इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसने कोई प्रेगनेंसी तो नहीं दिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दीज एग्स दैट विल ओवुलेट assuming that 13 ओवेरियन साइकिल्स पर ईयर। तो देखिए
520 साइकिल यानी 520 ओवा निकाले जाएंगे, तो 520 कितने में से? 400,000 में से, तो इतने ओवा निकाले गए। देखिए मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। बायो के मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। 0 पॉइंट लगाया, 260 ले लिया, ये 260, ठीक है। फिर से एक ज़ीरो लिया, 0.13 कहीं पर ऑप्शन में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 15, the exchange of gases in the alveoli of lungs takes place during respiration. Identify the labeling A to E. देखिए शायद इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, डायग्राम इनको देना चाहिए था, और जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये डायग्राम। तो इनके सॉल्यूशन में ये डायग्राम इन्होंने दिया है, अभी अभी मैंने चेक किया है। तो सॉल्यूशन में डायग्राम है लेकिन ABCDE लेबल नहीं है ना। तो हमें बस इसको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन कैसा है? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर डायग्राम होता तो इजी क्वेश्चन है, ये आंसर करना इसको कंपैरेटिवली इजी है। एनसीईआरटी को हम अच्छे से देखते ही हैं, तो उसके हिसाब से इसको आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हम। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन योर राइट आर्म, राइट आर्म में कितनी बोन्स हैं? जल्दी से मैं एक बार आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। ह्यूमरस कितनी? 1, रेडियस 1, अल्ना ये भी 1, फिर उसके बाद कार्पल्स ये 8, मेटाकार्पल्स ये कितनी है? 5, फेलेंजेस यानी फिंगर बोन्स कितनी है? 14। देखिए जोड़ लीजिए इसको, तो 1 2 3 और 8, 11, 11 और 5 कितनी हो गई? 16 और 14, 30। तो 30 बोन्स हमारे राइट आर्म में है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड कैपिलरीज किसकी बनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम की। बहुत इंपॉर्टेंट। एंडोथीलियम कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। तो एंडोथीलियम जो है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है। देखो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 with their definitions in column 2 and select the correct answer from codes given below. ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉग्निशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, एक तो ये दिया है कॉलम 2 के अंदर, इसको मैच करना है जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसके साथ। तब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो रिकॉम्बिनेंट DNA हमने बनाया उसको किसी होस्ट सेल के अंदर डालना। तो प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया टेक्स अप पीसेज ऑफ DNA फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये तो बिल्कुल इसके साथ फिट बैठ रहा है।
ए के साथ 4 जा रहा है, ठीक है। बी के साथ देखते हैं, रिकॉग्निशन साइट, सीक्वेंसेस कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तब देखिए ये बी के साथ 1 जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोसेस बाय विच डीएनए सीक्वेंसेस फ्रेगमेंट्स प्लास्मिड डीएनए दैट हैज हाँ, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सेकंड के साथ गया, सी के साथ सेकंड, और डी के साथ थर्ड हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन मुझे कहाँ मिल रही है, डी थर्ड, सी 2, बी 1, ए 4। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23, विनेगर यानी एसिटिक एसिड। अब इसका सिर्फ सोर्स पूछा है तो हमें बहुत इसकी लैंग्वेज में नहीं घूमना है, ठीक है। तो विनेगर किससे मिलता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से, चाहे उसका कितना भी ट्रीटमेंट कराओ, मेजर सोर्स उसका एसिटोबैक्टर एसिटाई है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स। अब देखो यूकैरियोट्स के अंदर जीन ट्रांसफ़र करना है तो किसको हम वेक्टर की तरह लेंगे, हम वायरस को, रेट्रोवायरसेस को वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन सी, ठीक है, लिम्फोसाइट्स के अंदर रेट्रोवायरसेस को वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन कैन डिटेक्ट, तो देखिए फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये रिड्यूसिंग शुगर को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। हमें पता है सुक्रोज जो है वो ये नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अमाइनो एसिड इससे टेस्ट नहीं होते हैं, लिपिड इससे टेस्ट नहीं होते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, विच इज ट्रू ऑफ यूरिया बायोसिंथेसिस, ठीक है, यूरिया बायोसिंथेसिस के लिए क्या सही है। यूरिक एसिड इज स्टार्टिंग पॉइंट, यूरिक एसिड स्टार्टिंग पॉइंट, यूरिया में नहीं आएगा। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लाइसोसोम्स, नहीं, लिवर के अंदर होता है। यूरिया साइकिल एंजाइम्स आर लोकेटेड इनसाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूरिया सिंथेसिस का अमाइनो एसिड होता है ऑर्निथीन, ठीक है, और इससे रिलेटेड एंजाइम्स ये भी, जैसे कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। तो देखिए आप इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये बिल्कुल सही जा रही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो देखिए डोमिनेट तो कर रहे थे वो जुरासिक पीरियड में, ठीक है, तो ट्रायसिक, जुरासिक, फिर उसके बाद क्रिटेशियस में आकर के ये खत्म हो गए। तो क्रिटेशियस पीरियड इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। जुरासिक, ट्रायसिक पीरियड में वो बने, जुरासिक में डोमिनेट कर गए, क्रिटेशियस में आकर के एकदम से सडन एक्सटिंक्शन इनका देखने को मिला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। देखिए 33 क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, द हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कॉजेज सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ऐसा कौन कर सकता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मोस्ट पोटेंट कौन है, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन ये पोटेशियम के लॉस को बढ़ाता है, सोडियम को रोकता है, इसके एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। तब देखिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देख रहे हैं हम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर। देखिए पॉपुलेशन वाला ये
चैप्टर है उससे रिलेटेड, किसी पॉपुलेशन का काउंट कैसे हम उसको चेक करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन डिसाइड करेगा? एन जो है वो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर कितने लोग आए, वहाँ से कितने लोग गए, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करेगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है। तब करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले टेस्ट में 77 में भी यही था, इस तरह से पूछा गया था, है ना। हेरोइन इज ए वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड विच इज obtained फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। किसका? मॉर्फिन। इसके एसिटाइलेशन से इसको बनाया जाता है। दिस मेटाबोलाइट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेपेवर सोमनीफेरम। आंसर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, पिछली बार भी सेम इसी तरह का ऑलमोस्ट पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं? जो एक ही टाइप के मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स कहलाएंगे। तो देखिए लिग्निन होमोपॉलीसेकेराइड है क्या? नहीं, अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर है। सुबेरिन इसमें भी अलग अलग होता है। इन्यूलिन ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर। तब इन्यूलिन ज़्यादा कॉमन नहीं है, हमें टिपिकल पहचानना है, तो टिपिकल जो है वो स्टार्च है। तो इस वर्ड से इस पर आंसर आएगा, अदरवाइज इन्यूलिन को भी हम क्लेम कर सकते हैं आंसर के लिए, लेकिन जो कॉमन है वही आंसर माना जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ही लिखा है टिपिकल बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें? डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल्स। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, ये भी पहले आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। यूट्रस के ऊपर नहीं, सर्विक्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, बिल्कुल ठीक है। दे एक्ट एज, मतलब ये सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है, पहला वाला तो आईयूडी के लिए सही लग रहा है, इसके लिए नहीं। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स फॉर स्पर्म एंट्री, ये भी ठीक है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं। लिपस लूप वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हैं, या इनसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज ये कर सकती हैं। तब देखिए सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए आंसर करने में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आर स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड आर मोस्ट लाइकली टू बाइंड विद। तो देखिए स्टेरॉयडल हार्मोन की एक्शन मैकेनिज्म हमने 11th में जो हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म है उसमें पढ़ी है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म या जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रिसीव किए जाते हैं, मतलब इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं या सेल के अंदर होते हैं। तब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स इनको रिसीव करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स इनको न्यूक्लियर एनवेलप को क्रॉस करवा देगा। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में ही हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफ्लीज एक्सेप्ट।
स्पोरोजॉइड्स, गैमीटोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और मीरोजॉइड्स। वो ही गैमीटोसाइट बचेंगे जो स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट कर सकते हो, सिर्फ वही बचेंगे। तो गैमीटोसाइट यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, जो गैमीटोसाइट है वो बिल्कुल सही आंसर है। गैमीटोसाइट भी वही हैं जो बच गए हैं, वही आगे के स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। स्पोरोजॉइड्स ये तो सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, तो ये आंसर में नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, a person passes much urine and drinks much water, but his blood glucose level is normal. This condition may be the result of, देखिए ज़्यादा यूरिन वो पास कर रहा है और उसको डायबिटीज़ भी नहीं है, तो इसका मतलब ADH रिलेटेड कुछ फैक्टर काम कर रहा है। ADH का यूरिन की अमाउंट पर क्या इफ़ेक्ट आता है? तो देखो याद रखना है, जब हम समर्स में देखते हैं तो समर्स में हमारी बॉडी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो समर्स में इसलिए ADH सीक्रीशन ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है, तो यूरिन कम निकलेगा। जितना ज़्यादा ADH सीक्रीशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तब फिल्ट्रेट में से ज़्यादा पानी निकाला जाएगा। और विंटर्स में तब देखो ज़्यादा ADH ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उतना गाढ़ा यूरिन, उतना कंसंट्रेटेड यूरिन निकाला गया। विंटर्स में बिल्कुल अपोजिट है इसका, या फिर अल्कोहल वगैरह की प्रेजेंस में, तब देखिए ADH सीक्रीशन ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाता है, तो यूरिन ज़्यादा क्वांटिटी में और डाइल्यूटेड बनेगा, तो बार बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो रिडक्शन इन द वेसोप्रेसिन सीक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, इसी वजह से ये कंडीशन आ रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 52 पर आ रहे हैं। अब चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए पहली ऑप्शन, स्मूथ मसल्स इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं क्या? इसमें तो नहीं होती है, कार्डियक में होती है। एरियोलर टिश्यू फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम NCERT की लाइन ही है ये तो। न्यूरोग्लायल सेल्स में लेकुने होते हैं? नहीं होते हैं, बोन्स और कार्टिलेज में ही होते हैं। एडिपोस टिश्यू में मायोफाइब्रिल्स होते हैं क्या? नहीं, एडिपोसाइट्स होती हैं। मायोफाइब्रिल्स तो मस्कुलर टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक है। तब यहाँ पर भी देखिए सीधा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द वैक्यूल्स? यूजुअली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किस में बनते हैं? फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पैरामीशियम, जैसे अमीबा। किसके लिए यूज़ होते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए। उसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने आप निकाल दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल उल्टा लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करती है। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, ये भी ठीक है। सैप वैक्यूल्स इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है। तो देखो मैंने साइन थोड़े से गलत लगा दिए, एक बार मैं वापस से लगा देता हूँ। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट
तो देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है, पहले अपने को इसको अंडरलाइन कर लेना है। इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरिशन इन ह्यूमंस। तो देखिए पार्टुरिशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल एंड ऑफ प्रेगनेंसी पर होना ज़रूरी होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए मस्ट है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ये भी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए ज़रूरी है, पार्टुरिशन के लिए ज़रूरी है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन नहीं, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, मिल्क सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसका पार्टुरिशन में कोई रोल नहीं है। तब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, इंसेक्ट्स के लिए बिल्कुल ठीक है। एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया बिल्कुल सही है, ये इंसेक्टा के लिए बिल्कुल सही एप्लीकेबल है। तो देखिए ये सही एप्लीकेबल है इंसेक्टा क्लास के लिए। कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। तो देखिए कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड ज़रूर मिलेगी लाइफ की किसी भी स्टेज में। तो जनरल फीचर्स में एनल और यूरिनरी ओपनिंग्स ये बाहर की तरफ हो, ये पूरा कॉर्डेटा फॉलो नहीं कर रहा, सब में क्लोएका होता है, सिर्फ मैमल्स को छोड़ दें तो। सी देखिए इकाइनोडर्मेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल होता है ना। रेडियल सिमेट्री वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, तो ये वर्ड यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। सेपरेट एनल और यूरिनरी ओपनिंग ये मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है क्लोएका प्रेजेंट होता है किस किस में, एम्फीबिया में, रेप्टीलिया में और एव्स में, इवन एग लेइंग मैमल्स में भी होता है। फिर देखिए फोर्थ, मोलस्का नॉर्मली विवीपेरस नहीं, ज़्यादातर ओवीपेरस होते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा से ये भी बिल्कुल गलत है ना। ये पॉलिप और मेड्यूसा मोलस्का के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीलेंट्रेटा की है। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन ए एक वही मैच कर रही है इंसेक्टा के साथ, वो भी क्लास के साथ, फाइलम कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, क्लास कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो फाइलम में सही मैच कर रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 58, द ब्लैक पिगमेंट इन द आई which reduces the internal reflection is located in। तो देखिए रेटिनल पिगमेंटेड शीथ क्या कहलाती है, रेटिनल पिगमेंटेड शीथ, ये आई के अंदर होती है और ये सही मैच करती है, तो रेटिनल पिगमेंटेड शीथ। तो आंसर इसमें ए करेक्ट है। कोरोइड ऑप्शन नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया उन्होंने कोरोइड को हटा करके। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 59, इन हाइड्रा द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो देखिए फर्स्ट टाइम नर्वस टिश्यू सीलेंट्रेटा में बना है, किस फॉर्म में बना है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बन गया है बस, है ना। कैसे बना है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क सा ये यहाँ पर बन गया है, तो उसी को बेस बनाते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीलेंट्रेटा में नर्वस टिश्यू एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस नेटवर्क को नर्व नेट ये नाम देते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे, नर्व नेट। तो ये नर्व नेट यहाँ पर बन गया है और इसकी वजह से, क्योंकि ये नेटवर्क है, इम्पल्स ट्रांसमिशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ नर्व नेट, नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना। तब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है,
गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन के लिए। ये रिलीज कहाँ से होता है? जी सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक वो गैस्ट्रिन रिलीज करेंगी और उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 62, क्या क्वेश्चन है? फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ। फर्मेंटेशन हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये एक एनारोबिक ऑक्सीडेशन भी है। तब प्रोटीन और एसिटिक एसिड को बनाने के लिए, एसिटिक एसिड थोड़ा बहुत सही हो सकता है, प्रोटीन नहीं। अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड सिमिलर कंपाउंड्स, ये ठीक है। फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन से अल्कोहल भी बनता है और लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 63, इस क्वेश्चन को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन पेरिप्लेनेटा इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। तो देखिए, हेपेटिक सी के एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड नहीं, ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूस का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। एलेरी मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पायरिकल्स, ये शो करती हैं क्या? स्पायरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ये डायफ्राम से रिलेटेड है। डायफ्राम को, अपर डायफ्राम को या डॉर्सल डायफ्राम को अप एंड डाउन करेंगे। स्पर्मेथी के फीमेल के अंदर होते हैं, यहाँ पर मेल लिखा है तो ये भी गलत हो गया, तो अंडरस्टूड है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी की ये बाहर का है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक पेपर है ये, है ना, क्वेश्चन है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हम सीधे। ज़ूलॉजी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इज फाउंड इन। सेल एग्रीगेट है ना, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर उसके बाद सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जिस की कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना है, सिर्फ स्पॉन्जिस में ही मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पर, 74 पर। देखिए, पेल्विक गर्डल का ये डायग्राम ABCDE इन लेबलिंग के साथ दिया गया है, हमें पहचानना ही है बस कि कौन सी क्या है ना। तो देखिए, ए जो है वो वर्टिबल कॉलम का पार्ट है, ये वाला, ये क्या है? सेक्रम, फ्यूजन ऑफ सेक्रल वर्टिब्री से मिलकर के बना हुआ पार्ट। बी इसी के नीचे वाला पार्ट है, हमें पता है। बी जो है वो कॉक्सिक्स होना चाहिए। अब देखिए, सी क्या है? सी जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, बिल्कुल ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये फ्रंट साइड पर दोनों लेटरल सिम्फाइसिस को जोड़ती हुई एक कार्टिलेज, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और डी क्या है? प्यूबिस, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस से जोड़ा जा रहा है। तो डी जो है वो प्यूबिस है, फ्रंट साइड पर है, प्यूबिक बोन के नाम से भी इसको जानते हैं। ई एक कैविटी है, एक बोन भी हो सकती है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर ये मैच कर लेंगे हम तो सही पता चल जाएगा। ये ए, ये बी, सी और ये डी। तो ए से क्रम कितनी बार है? एक ही बार है, तब तो ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगर ई मैच नहीं भी कर रहा हो तो भी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 को अब देखते हैं। 76, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म टू ऑब्टेन वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड।
तो देखिए माइक्रोब्स का हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ही है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 को अब देख रहे हैं। तो देखिए द चेंज ऑफ द लाइट कलर्ड वैरायटी ऑफ पेपर्ड मॉथ बेस्टन बेटुलेरिया टू इट्स डार्कर वैरायटी बेस्टन कार्बोनेरिया इज ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि लाइट कलर से डार्क कलर में चेंज का रीज़न क्या है। डार्क कलर पहली बार बन रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो फिर हम यहाँ पर सही आंसर लेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशीज़ जो लाइट कलर की है वो बनी है। दोस्तों सिंपल सा है, बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज़म ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं तो थोड़ा सा अपन गड़बड़ कर सकते थे आंसर मार्क करने में। फिर भी याद रखना है लाइट और डार्क कलर फॉर्म्स ये म्यूटेशन से बनी है। जो भी इसमें बेसिक रही होगी उसमें म्यूटेशन हुआ और उससे दूसरे कलर वाली फॉर्म बन गई। जैसे लाइट अगर डार्क कलर जो है वो डोमिनेंट करती है, डोमिनेटिंग फॉर्म है, तो उससे लाइट कलर जो है वो म्यूटेशन से इवॉल्व हुआ है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन। तो देखो आप, शार्क एंड सकरफिश अमंसलिज्म है क्या? नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है। एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन्स म्यूचुअलिज्म बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर तो यही मिल गया। ऑर्किड्स ग्रोइंग इन ट्रीज ऑन ट्रीज म्यूचुअलिज्म नहीं, ये म्यूचुअलिज्म नहीं है। कस्कुटा या डोडर ग्रोइंग ऑन द अदर फ्लावरिंग प्लांट्स एपीफाइटिज्म नहीं, ये तो पैरासिटिज्म है। तब देखो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। तो देखो आपको इस टर्म को याद रखना है। ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सेम पार्ट में से। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था मॉर्फिन के डाईएसिटाइलेशन से हेरोइन, वो भी इसी पार्ट का क्वेश्चन था। तो देखिए इस पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन है एक ही टॉपिक में से। तो मॉर्फिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है। क्वेश्चन 87 को देखते हैं अब। Which of the following method of contraception is effective only up to a maximum period of 6 months following parturition? तो देखो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। लैक्टेशनल एमिनोरिया या ब्रेस्ट फीडिंग ये अप टू 6 मंथ आफ्टर पार्टुरेशन इफेक्टिव रहता है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी आएगा। 88 को देख रहे हैं अब। Which of the following gland is homologous to Bartholin gland and helps in lubrication of penis? तो दोस्तों ये कंपैरेटिव एनाटमी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन हर बार जब भी अपन इसको पढ़ते हैं मैं अपने नोट्स में बताता हूँ। मैंने अभी पिछले डिस्कशंस में भी एक टेबल बना करके ये कंपैरेटिव एनाटमी ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ये मैंने बताई थी। तो बार्थोलिन ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पैरेलल है। तब सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। कूपर्स ग्लैंड क्या काम करती है? ये न्यूट्रलाइजिंग सीक्रेशन कॉज करती है और उसके साथ साथ लुब्रिकेशन इससे भी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 89 को देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए through the cell membranes of a host cell? जैसे माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, हीट शॉक मेथड, ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोफिलिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ए होस्ट सेल, इसमें से कौन सा मेथड हम जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं?
तो कोई भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, माइक्रो इंजेक्शन भी कर सकते हैं, जीन गन भी, हीट शॉक मेथड भी कर सकते हैं। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गई, सारे मेथड को अपन यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू एल्वियोलर सैक एंड इज ट्रीटेड बाय द प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से, और इसको लिंक किया इन्होंने रेस्पिरेशन से। तो एम्फाइसेमा का जो ट्रीटमेंट है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये क्या करता है, जो सेप्टा डैमेज हो रहे हैं, इंटर एल्वियोलर सेप्टा, उसको डैमेज करने वाले एंजाइम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से हट जाते हैं, या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन उनको हटा देता है। तब एम्फाइसेमा का जो इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ